बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी STA 630 के GDP का सोल्यूशन। आपको थंबनेल या कैप्शन देख के पता चल गया होगा। तो अब आपके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम GDP कर रहे हैं तो ये है क्या, ये क्या चीज़ है, देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट, ड्यू डेट तो आपको शो हो रही होगी। देन आपने ये क्वेश्चन निकालना कहाँ से है और सबमिट कहाँ पे कराना है ये भी आपको बताऊँगी। तो आपने GDP सेक्शन में आना है। GDP सेक्शन के अंदर आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपने व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये GDP की डिटेल्स आ गई हैं। टोटल आपके 4 मार्क्स का GDP है। स्टार्टिंग डेट, ड्यू डेट, स्टेटस उन्होंने बता दिया, ओपन है। 2 जून तक ये ओपन रहेगा। तो क्वेश्चन टाइटल दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बता दिया उन्होंने। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इस GDP का, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज़ टू मेक स्टूडेंट एबल टू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ पर्पस, यूज, टाइम, डायमेंशन एंड रिसर्च टेक्निक। अब आपके पास आपके हैंडआउट्स के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर रिसर्च की टाइप्स हैं, और रिसर्च की टाइप्स के अंदर उनका एक पर्पस गिवन है, यूज़ गिवन है, टाइम डायमेंशन गिवन है एंड रिसर्च टेक्निक गिवन है। अगर आप उसको डिटेल से एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर अगर आप अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये चारों चीज़ें ईजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ पर्पस, यूज। ये सारी एक पढ़ने की चीज़ें हैं। अब जो चीज़ है ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन अभी नीचे है, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है, और उसको रीड आउट करने के बाद आपने इस टेबल को फिल करना है। टोटल आपके पास ये चार टाइप्स थी, पर्पस, यूज, टाइम डायमेंशन और रिसर्च टेक्निक। आपने ये इसको फिल करना है। अगर आप सिर्फ इसका पर्पस का सिर्फ नेम लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो टॉपिक गिवन है या पैराग्राफ गिवन है कि इसके अंदर इसका पर्पस क्या है, या सिर्फ नेम लिख देते हैं तो लिख दें। अगर आप उस नेम की डिटेल भी थोड़ी सी लिखना चाहते हैं तो वो उन्होंने कहा है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है। यूज स्पेसिफिक टर्म्स ऑनली, डिस्क्रिप्टिव आंसर इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। तो अगर आप डिटेल लिखना भी चाहते हैं तो आपके ये इसके अंदर गिवन है MDB के अंदर, अगर आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो अपनी वर्डिंग में लिखनी है। अदरवाइज़ सिर्फ आप इसका सिर्फ टर्म्स यूज़ करें, कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर, कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये जो टोटल 4 गिवन है, ये एक नंबर ये आपने ये चारों क्या नाम है फिल करने हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ गिवन है। इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, हमने उसका पर्पस निकालना है। तो लिख देखिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वांट टू अचीव देयर गोल्स एंड रिमेन कम्पिटिटिव। तो क्या मतलब है इसका कि जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं, या जो कुछ भी सेक्टर्स ऐसा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ उनका गोल है, वो एक गोल अचीव करना चाहती हैं और कम्पिटिटिव भी रहना चाहती हैं। कम्पिटिटिव मतलब कि वो चाहते हैं कि जैसा अगर प्राइवेट स्कूल या जैसे अगर पब्लिक स्कूल जो काम कर रहा है वो दोनों एक बराबर का काम करें, और उनकी जो परफॉर्मेंस है दोनों की वो सेम रहे। तो वो एक दूसरे के मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेता है तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी जितना अचीव करूं। तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स का भी आजकल यही चल रहा है कि दोनों इक्वल करना चाहते हैं। हाउएवर दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट। अब ये चीज़ें एक कम्पिटिटिव रहना, गोल्स को अचीव करना, ये किसी अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। और However, this cannot be done without the effective knowledge management। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब आपके पास एक इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है। इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब कि आपके पास एक मौसर तरीका होना ज़रूरी है नॉलेज को आगे प्रोवाइड करने का। आपके की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं देन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स में लोग जो हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स या वहाँ कोई भी प्राइवेट सेक्टर देख लें वो ज़्यादा बेटर आजकल देखा जा रहा है। तो अब आपके पास एक मैनेजमेंट होगी तो आपका काम अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट हैज़ एमर्ज्ड इन न्यू डिसिप्लिन नाउ एंड कैन स्टिल फॉर्म इट्स थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। तो
ओके। जो नॉलेज मैनेजमेंट होती है वो आपको एक डिसिप्लिन देती है, मतलब कि आप अगर आप किसी स्कूल में टीचर्स हैं, वहाँ पे आपकी वाइस प्रिंसिपल हैं, वो मैनेज कर रही हैं आपके पूरे स्कूल को। उन्होंने भी आगे से अपनी रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स की टीचर ये हैं, पेपर्स एग्ज़ाम की टीचर ये हैं, तो आपके पास एक पूरी मैनेजमेंट है। और वो एक इस मैनेजमेंट से आपके स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन जो है इंक्रीज़ होता है। तो इससे क्या होगा, एंड कैन स्टिल फॉर्म इट्स थियोटिकल फाउंडेशन। तो आपकी एक जो आपका फाउंडेशन है, जो आपकी स्कूल या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बहुत अच्छी बनती जा रही है। अब लिटरेचर रिवील्स डेट ऑल्दो नॉलेज इटसेल्फ इज़ रिसोर्स। अब जो लिटरेचर है वो कहता है कि वो नॉलेज, इल्म एक खुद एक रिसोर्स है, एक वसीला है, एक वसाइल है आप लोगों के लिए। देन अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट हो लोगों के अंदर, तो वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास एक पूरी मैनेजमेंट है, आप खुद एक जो है वो मजबूत इल्म, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आपको लोगों के अंदर नॉलेज को आगे प्रोवाइड करने की सलाहियत भी मौजूद है। तो इससे तो आपके अंदर और भी ज़्यादा अच्छी बात है, वो आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट अलो पीपल इन अ फीम टू एक्सट्रैक्ट मोर नॉलेज फ्रॉम ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। इन एडिशन नॉलेज मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू कैपेबिलिटीज़। अब नॉलेज मैनेजमेंट की वजह से ये सारा कुछ होता है कि इंसान अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को अपने वसाइल के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म करता है, लोगों के लिए वसीला बनता है, सहूलियात हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं अपनी इस नॉलेज मैनेजमेंट की वजह से। अब जब अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट सपोर्ट्स द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट किस किस की बात को सपोर्ट करता है, रिसोर्स को अपने रिसोर्स वसाइल की कन्वर्जन को काबिलियत, मतलब कि आप अपने वसाइल को अपनी काबिलियत के अंदर तब्दील करते हैं। और एंड कैपेबिलिटीज़ क्रिएट द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द फीम। अब इन काबिलियत की वजह से आपके पास, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है, देन आपकी स्कूल के टीचर्स की बात कर लें, बहुत अच्छा काबिल टीचर है, तो अगर जितना अच्छा काम करेगा, लोगों को जितना अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, देन कुछ अर्से तक उसकी प्रमोशन हो जाती है। तो यही चीज़ कैपेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। ए रिसर्च कंडक्टेड एन एम्पेरिकल क्वेश्चनियर बेस्ड रिसर्च इन सम सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2020 in which the purpose that a firm with the effective knowledge management practices is expected to make improved resources। अच्छा, अब एक 2020 में एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका जो काम था वो यही था कि वो इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते थे, और उसको जो रिसोर्सेज थे उसको वो यूटिलाइज़ करना चाहते थे और एक बहुत अच्छी आउटकम लाना चाहते थे। मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी नॉलेज को ठीक करना चाहते थे, उसके अंदर तब्दीलियाँ ला के उसकी एक अच्छी आउटकम प्रोड्यूस करना चाहते थे। एंड दिस में इंक्लूड एडिशनल इनोवेशन एंड इन्हेंस बिजनेस परफॉर्मेंस। इससे इंसान के अंदर जो है ना, बहुत सी नॉलेज मैनेजमेंट हो, इंसान को हर चीज़ एक टाइम पे करने की एक मैनेजमेंट हो जाती है, इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर एक इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट का हो, कि वो सारा सब कुछ मैनेज कर सके। इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड दैट अ फीम विद असेस टू ग्रेटर नॉलेज, इससे ये भी ज़रूर था कि अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट आपके से हो जाती है, तो इससे लोगों के अंदर एक अच्छा मवाद, एक अच्छा मटेरियल लोगों तक आप जो है वो बेच सकती हैं, रिसोर्सेज आपके पास अच्छे हैं, देन आप लोगों को अच्छा नॉलेज, बेटर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिवनेस to knowledge behavior and practices. Similarly, the further assumed that a firm with better knowledge distribution behavior and practices will be more receptive to knowledge. The empirical outcome of the study unveiled knowledge management as a device of coordination through which firm can use its resources more efficiently and can become more innovative and productive। तो इन सारी आउटकम आपके पास, जब आप इस नॉलेज मैनेजमेंट के बाद आपको जो आउटकम मिलेगी, वो आपको एक कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके पास आपकी कोऑर्डिनेशन लोगों से ज़्यादा हो जाएगी। जब आप मैनेजमेंट अच्छे कर लेंगे, देन आप मैनेजमेंट करेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपकी एक वाइस प्रिंसिपल हैं, वो सारे स्कूल को संभाल रही हैं, उन्होंने आगे मैनेजमेंट रखी हुई है अपनी,
तो एक रिसेप्शनिस्ट हैं, तो अब रिसेप्शनिस्ट की एग्जांपल ले लें। उसके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं आके पूछते हैं, तो उस रिसेप्शनिस्ट के पास जो कोऑर्डिनेशन होगी, बातचीत करने का जो तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो क्या करेंगी कि वो अपने रिसोर्सेज को, मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो उसकी अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो वो बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज को इजीली लोगों तक पहुंचा सकता है। तो इससे क्या होगा, एंड कैन बिकम मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव। तो आपके पास जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और इनोवेटिव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो चीज़ें थी वो आपके पास पर्पस बताना था, आपने इसका यूज़ बताना है, टाइम डायमेंशन बताना है और इसका रिसर्च टेक्निक बतानी है। तो इसका पर्पस क्या था आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के लिए को अच्छा बनाना है, यूज़ भी बताना है। तो अब जो इसका पर्पस था वो आपके टॉपिक के अंदर से जो निकलता है वो एक, आप कह सकते हैं कि आपने एक अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट से क्या और होना था कि आप एक अच्छे क्वेश्चनियर बन सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी हो सकती है। तो एम्पेरिकल क्वेश्चनियर बेस्ड रिसर्च आप पर्पस टाइप ऑफ रिसर्च में लिख सकते हैं। देन आप अगर इसको एम्पेरिकल क्वेश्चनियर को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो अपनी वर्डिंग में करें, टॉपिक से उठा के कोई लाइन नहीं लिखनी है। देन आप इस रिसर्च का मकसद क्या था, क्यों हम इस रिसर्च को कर रहे थे, क्योंकि आपने अफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर रिलेशनशिप जो है वो मजबूत करना है। प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन एंड एनहांस बिजनेस परफॉर्मेंस इन सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब टाइम डायमेंशन क्या थी, 2020 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुई। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ 2020। उसके बाद इसका वन मोर था, रिसर्च टेक्निक आपने बतानी थी कि टेक्निक वो क्या यूज़ कर रहे हैं। वो अपनी एम्पेरिकल क्वेश्चनियर बेस्ड रिसर्च के ऊपर उन्होंने एक बना लिया है। दैन वो उसका उन्होंने एक पर्पस बना दिया है, दैन उन्होंने एक मैनेजमेंट रख दी है उसकी, उसने टाइम डायमेंशन बता दिया। तो ये चारों चीज़ें आपने एक एक नंबर की हैं, एक एक पॉइंट भी लिख दें, नेम लिख दें कि रिसर्च टेक्निक इसके अंदर से क्या बनती है, तो बेटर है। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बार बार कह रही हूँ अपनी वर्डिंग से में करना है, यूट्यूब से किसी वीडियो से उठा के आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, आपने जीडीपी कम से कम डिफरेंट रखना। अब एक और बात कि आपने इस जीडीपी को पोस्ट किधर करना है, किधर से इसको, जैसे आप डॉक में फ़ाइल बना के भेजते थे, ये कोई वैसा प्रोसीजर नहीं है एमएस वर्ड से। आपने सिंपल अपने क्वेश्चन को समझने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है, पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना है। पोस्ट मैसेज पे क्लिक करने के बाद क्योंकि आपके पास एक टेबल गिवन है और आपने उस टेबल को फिल करना है, तो सिंपल आपने यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। अब आपको जितनी रोज़ चाहिए हैं, आपको टोटल 4 रोज़ चाहिए एंड 2 कॉलम्स चाहिए। ये करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे आपके पास ओके का ऑप्शन है, आपने ओके कर देना है। तो देखिए आपके पास 4 रोज़ आ गई हैं, 2 कॉलम्स आ गए। आपने अपने यहाँ पे पर्पस, यूज़, टाइम डायमेंशन एंड रिसर्च टेक्निक लिखनी है। देन आपने इसके सामने आंसर लिख देना है और इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पे पोस्ट मैसेज कर देना है। बस सिंपल यहाँ पे ये काम करना है। कोई फ़ाइल, कोई वर्ड फाइल यहाँ पे बना के पोस्ट नहीं करनी है यहाँ इसके थ्रू। कोई पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन है, कोई कुछ ऐसा नहीं करना। सिंपल आपने यहाँ पे आप लिखने और इसको पोस्ट कर देना है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।